এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়। नमस्कार। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। आज हमारे बीच में ऐसे ही बहुआयामी चरित्र और व्यक्तित्व के धनी एक व्यक्ति है जिनका नाम हरे राम सिंह है। एक तरफ वो पश्चिम बर्दवान तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन हैं, तो दूसरी तरफ जामुड़िया के विधायक के साथ साथ उनके ऊपर श्रमिक संगठन के एमसी का जवाबदारी भी है, और सर्वोपरि उस अंचल के और हमारे क्षेत्र के हिंदी भाषी नेता भी इनको माना जाता है। तो मैं अपनी ओर से, एक्सप्रेस परिवार की ओर से और आप सभी की ओर से हरे राम भैया का स्वागत करता हूँ स्टूडियो में। भैया आपका स्वागत है। धन्यवाद। 3-4 बिंदुओं पर आज हम लोग आलोचना करेंगे। एक तो आपके पार्टी टीएमसी के बारे में है। आप पश्चिम बर्दवान के चेयरमैन हैं। क्या स्थिति आपको नजर आ रही है अभी पार्टी की आपके जिले में? नए साल का शुभकामना देते हुए जो प्रश्न आपने किया है, उस प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूं। तृणमूल कांग्रेस गरीबों की पार्टी है। 2011 से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। सैकड़ों योजनाएं गरीबों के लिए चल रहा है, और आज तृणमूल कांग्रेस के साथ पूरे पश्चिम बंगाल की जनता है, और 2026 में जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में पश्चिम बर्दवान के 9 में 9 सीट हम लोग जीत करके ममता बनर्जी के आंचल में उपहार स्वरूप देंगे। ये हम लोगों का कमिटमेंट है। चलिए, अब थोड़ा मैंने ये औपचारिक बातें हो गई। अभी भैया हाल फिलहाल आपके विधानसभा क्षेत्र में विरोधी दल के नेता ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, और उस कार्यक्रम में आप चूंकि कह रहे हैं कि गरीबों की आपकी पार्टी है, लेकिन आपके और आपके पार्टी पर भ्रष्टाचार के उन्होंने आरोप लगाए थे, और ऐसे ऐसे आरोप लगाए थे जिसके बाद आप लोगों ने, जैसा कि आप लोगों का हमेशा से रहा है कि जब भी कोई विपक्ष के लोग कार्यक्रम करते हैं तो उनका पलटा कार्यक्रम आप लोग भी उसी स्थान पर करते हैं। तो आपने भी कार्यक्रम किया और आपके 2 मंत्री वहां उपस्थित थे, लेकिन सफाई आपको सिर्फ देनी पड़ी। आपके पक्ष में आपका कोई मंत्री खुलकर सामने नहीं आया। इसको किस रूप में लेते हैं आप? 16 तारीख को बीजेपी के विरोधी दल नेता, विधानसभा के विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी जी ने जमुड़िया और दक्षिण आसनसोल में एक सभा किया।
और जमुड़िया की सभा में उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया, आपके बेटे के ऊपर, और मेरे बेटे के ऊपर आरोप लगाया। और जो भी वो आरोप लगाए वो गलत आरोप था, और चूंकि मेरे ऊपर आरोप था इसलिए जनता के बीच में मुझे ही सफाई देनी थी। तो मैंने उनका एक एक बात का जवाब दिया। उसमें मंत्री, दो मंत्री थे, मंत्री को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपना पार्टी का SIR के लेकर के जो चल रहा है उस विषय पर उन्होंने चर्चा किया, पार्टी के विषय में बताया। लेकिन व्यक्तिगत आरोप मेरे ऊपर था, इसलिए मैंने उसका जवाब दिया। नहीं, लेकिन भैया एक्चुअली क्या होता है कि दो तरह से बातें होती है। जो व्यक्ति जाहिर जीवन में है या राजनीति में है उसका कुछ व्यक्तिगत नहीं होता। आप पब्लिक पे है तो आपको तो पॉलिटिकली ही वहाँ पर आरोप लगाया गया था कि आप भ्रष्टाचार के आरोप जो आप पर लगाए गए या आपके पार्टी पर लगाए गए उसका तो मतलब मान लीजिए कि अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगाता है तो हमारे तो सहयोगी लोग बोलेंगे ना कि भाई ऐसा नहीं है। तो आपके पार्टी से कोई उस तरह का जवाब नहीं है। ऐसा लगा कि आप अपनी सफाई सिर्फ मजबूरी में दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। पार्टी के दोनों मंत्री मेरे साथ हैं और उस दिन भी जो उनको वक्तव्य रखना था उन्होंने रखा है, और जो जवाब मुझे देना था मैंने जवाब दिया है। और मेरे ऊपर वो व्यक्तिगत अभियोग लगाए थे, इसलिए व्यक्तिगत अभियोग का जवाब व्यक्तिगत रूप में हमने दिया है। उसमें कहीं पार्टी का कोई बात नहीं है। और हमारी तृणमूल कांग्रेस की सारे मंत्री, सारे पार्टी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। वहाँ कहीं भी कुछ अलग बात नहीं है जिसके लेकर के आप संदेह कर रहे हैं। नहीं, लेकिन एक चलिए पार्टी की बात हो जाए तो ऐसा आपके आलोचक लोगों का कहना है कि पश्चिम बर्दवान में मान लीजिए आपको तृणमूल का चेयरमैन क्यों बनाया गया। आप चूंकि एक विधायक है और एक हिंदी भाषी चेहरा अभी तृणमूल में बचे हुए हैं पश्चिम बर्दवान में, बाकी तो एक जमाने में मतलब जितेंद्र तिवारी वगैरह भी थे। तो आपको तृणमूल का चेयरमैन बनाया गया ताकि हिंदी भाषियों को पार्टी से जोड़ा जा सके। लेकिन आज जो स्थिति है इस पर भी गंभीर आरोप है कि आप लोगों की जो भूमिका है वो पार्टी में बहुत सीमित कर दी गई है। इसको आप किस रूप में व्याख्या करेंगे? देखिए, ये बात ऐसी है कि मेरे ऊपर ममता बनर्जी ने विश्वास करके, अभिषेक बनर्जी ने विश्वास करके मुझे पश्चिम बर्दवान का चेयरमैन बनाया। और जो लक्ष्य उनके सामने है, जिसके चलते हमको चेयरमैन बनाए हैं, वह काम मैं कर रहा हूँ। और अब हमारे जो लोग हैं हमारे साथ हैं, तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं, और अपने लोगों की जो भी कहीं ज़रूरत पड़ती है वो लोग जो है हमारे पास आते हैं और हम उनका काम करते हैं। लेकिन भैया ऐसी बात नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस में हमको चेयरमैन बनाया गया है तो कोई विशेष सोच करके बनाया गया नहीं। मैं ट्रेड यूनियन जिंदगी भर ट्रेड यूनियन किया, मजदूरों के बीच में रहा। केवल हिंदी भाषी ही मेरे साथ है ऐसी बात नहीं है। मजदूर क्षेत्र में भी मेरा पकड़ है, मजदूर भी मेरे साथ हैं। चलिए, मैं मजदूर आपने जो ट्रेड यूनियन की बात बोली तो उस पर भी मैं 4-5 बिंदुओं पर आज जो आपके साथ आलोचना करने वाला हूं उसमें एक ट्रेड यूनियन भी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन आप पहले पार्टी की बात सुन लिया जाए तो एक ज़माने में जो आप लोगों के पार्टी के नेताओं का जो जनाधार था, आज ऐसा कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्दवान जिले में जो 9 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के 9 विधायक अलग अलग अपनी अपनी राह पर है। जैसे आप पर भी आरोप है कि आप जामुड़िया के तृणमूल कांग्रेस के
चेयरमैन है, जैसे कोई पांडेसर का समझ लीजिए कि वहाँ पर जिलाध्यक्ष है। पूरे क्षेत्र में मतलब ये 9 के 9 विधानसभाओं में आप लोगों की पहुंच और एक्सेस नहीं है, या उन लोगों के द्वारा आप मतलब कोई भी कार्यक्रम वगैरह में भी आपको सही तरीके से आप लोगों को उचित जगह नहीं दिया जाता है, ऐसा आरोप है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे पश्चिम बर्धमान का चेयरमैन बनाया गया। मैं जमुड़िया का चेयरमैन नहीं हूँ। जमुड़िया के चेयरमैन के साथ साथ 9 विधानसभा का चेयरमैन हूँ, और जो भी कार्यक्रम होता है 9 विधानसभा में, उनके ब्लॉक प्रेसिडेंट या उनके जो पार्टी के पदाधिकारी हैं हमको सूचना देते हैं और हमसे बात करके ही प्रोग्राम भी करते हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ता वहाँ हम जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हम दूसरे विधानसभा में नहीं जाते हैं। 9 में से 9 विधानसभा में एक बार हमने सब जगह मीटिंग किया है। अभी भी जहाँ मीटिंग होती है वहाँ हम जाते हैं और अपने लोगों को कहते हैं कि भाई आप तृणमूल कांग्रेस में रहिए, तृणमूल कांग्रेस को सिद्धांत को मानते हुए ममता बनर्जी के ऊपर विश्वास कीजिए। ममता बनर्जी रहेंगी तो हिंदी भाषी हों, बांग्ला भाषी हों, हम लोग तो हिंदी बंगाली हैं यहाँ पर। ऐसा बात नहीं कि हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषी बंगाली हैं। आज 50-55 वर्ष से हम यहाँ हैं। यहाँ मेरी पैदाइश हुई, मेरे पिताजी यहाँ नौकरी करते थे, तो ऐसा हम लोगों के अंदर कुछ नहीं है। और मुझे चेयरमैन बहुत सोच समझ करके पार्टी ने बनाया। वही तो जानना चाहते हैं कि उसमें तृणमूल को आपने क्या क्या ऐसा फायदा पहुंचा दिया तृणमूल के चेयरमैन के तौर पर, यही तो आपसे पूछना है। बात ऐसा है कि ये फायदा वाली बात जो कर रहे हैं 2026 के चुनाव में पता चलेगा। अच्छा, कि हमको चेयरमैन बनाने से पार्टी को क्या फायदा हुआ, पार्टी को क्या लाभ मिला है। ये 2026 में हमारी परीक्षा है, चुनाव में ही परीक्षा होगा और हम अपना परीक्षा में पास होंगे, ये गारंटी है। और जो पार्टी हमको दायित्व दिया है उसको बखूबी मैं निभा रहा हूँ। नहीं, आप अपने सफाई में कुछ भी कह लें, लेकिन भैया एक बात तो सच्चाई है कि 9 विधानसभा का अगर हम लोग पार्टी के तौर पर तुलनात्मक अगर वक्तव्य रखें तो कुल्टी में मान लीजिए कि आज जो पार्टी का अंतर्द्वंद है वहाँ पर उज्जवल चट्टोपाध्याय के विरुद्ध में भीष्म पितामह की तरह उनको छलनी आपके पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। समाज माध्यम में, सोशल मीडिया में विधान का प्रोमोट भी हमने चलाया था, वो अपने इलाके के बादशाहत उनकी अपनी है। उत्तर में आप देख लीजिए, वहाँ पर भी तापोसदा पुराना जगह अभी तक भूले नहीं है, वो रानीगंज से ज़्यादा वहाँ इंटरेस्ट है, इसलिए रुद्र के साथ वहाँ उनका हो रहा है। आपके वहाँ पर भी आप समझ लीजिए कि आपके पार्टी का सबसे पुराना कार्यकर्ता समझ लीजिए जिसने 40-40 केस खाया, सिर्फ बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर होने के आरोप में अपने पुण्य शशि राय को घर पर बैठा दिया। रानीगंज की स्थिति आप देख लीजिए, और दुर्गापुर व्यवसायियों के हाथ में चला गया। तो पार्टी में आप लोगों का कंट्रोल कहाँ है? ये एक आम लोगों का, आम तृणमूलियों का एक आरोप है जो आपके पास में रख रहा हूँ। पूरे 9 विधानसभा क्षेत्र में भयंकर गुटबाजी और भयंकर आपस में जो भिड़ंत है उसका खामियाजा कहीं 26 में न चुकाना पड़े, ऐसा लोगों का मानना है। क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि आपने विधानसभा वाइज आप विधानसभा वाइज करिए ना, विधानसभा वाइज आपने बात रखी है। तो आज भी कुल्टी में हमारे नेता उज्जवल चटर्जी हैं और संगठन पर उनका पकड़ है। और बात ऐसा है कि आपने जमुड़िया का भी नाम लिया, रानीगंज का भी नाम लिया, अपना बाराबनी का भी नाम लिया, आसनसोल उत्तर, आसनसोल दक्षिण का भी नाम लिया। दुर्गापुर उत्तर का तो खैर बट वृक्ष है, बड़ गाछ कभी कभी छाया देता है, लेकिन उसके नीचे कोई मतलब आप समझ लीजिए पेड़ नहीं पड़ पाता है। तो हाँ। देखिए, ये हम लोगों का जो है ये मतभेद हो सकता है आदमी का, हमारे पार्टी में मतभेद है, हो सकता है कि किसी को किसी से
नहीं मिलता है। नहीं, दुर्गापुर में तो पुराने राजनीतिया हाशिए पर है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए और ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे जब 2026 के चुनाव का बिगुल बजेगा, सारे कार्यकर्ता एक होकर के तृणमूल कांग्रेस को जिताने में लगेंगे और तृणमूल कांग्रेस को जिता करके फिर ममता बनर्जी को चौथा बार मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये निश्चित है। ऐसा आपने पूर्ण शशि का बात नहीं कहा अपने क्षेत्र में। पुराने आप एज ए चेयरमैन बड़ा सा दिल लेकर आपको पुराने कार्यकर्ताओं को तो जोड़ना चाहिए। हमारे साथ पुराने कार्यकर्ता सभी हैं। पूर्ण शशि राय की जो बात आपने किया है, पार्टी ने उनको काउंसलर बनाया, पार्टी ने उनको MIC बनाया था, पार्टी ने प्रेसिडेंट बनाया और हमारे चुनाव में भी उनको बहुत हमने आदर दिया और उन्होंने काम भी किया। दीदी हाथ रखकर उनको शबाशी भी देकर गई थी, लेकिन वो आदमी आज घर बैठा ना, वो ठीक है। आप जब काम नहीं करेंगे, फील्ड में नहीं उतरेंगे, तो आपको जबरदस्ती तो कोई उतार नहीं सकता। इसलिए उनको बार बार हम लोगों ने कहा कि भाई काम कीजिए, ये पद जो है परमानेंट नहीं है। आज हम MLA हैं, कल नहीं रहेंगे। आज ब्लॉक प्रेसिडेंट वहाँ पर जो है सुब्रतो अधिकारी है, कल नहीं रहेगा, परसों साधन दत्त थे। तो ये तो चलता रहेगा, पार्टी का काम करना चाहिए। लेकिन आपने सही बात कहा कि वो घर बैठे हैं। अभी आपको मैं बता दूं कि पार्टी के तरफ से भी एक हम लोगों को निर्देश आया है कि आप हर बूथ पर जाइए और वहाँ अपने कार्यकर्ता जो काम से बैठ गए हैं, जो पार्टी में हैं, उनको लीजिए, उनसे बात कीजिए और उनको सक्रिय कार्यकर्ता बनाने का प्रयास कीजिए, जिससे वो काम करें। ये तो खैर साधुवाद है इसके लिए। आपने अभी ट्रेड यूनियन की बात कही। भैया कुछ आरोप हम लोग के पास क्या नाम है कि ये व्हाट्सएप पर भी आए हैं, जैसे ECL के बारे में लोग आज शंकित हैं। पहले अभी तो BFIR नहीं है, लेकिन ECL की स्थिति बहुत दयनीय है और सारे ट्रेड यूनियन जहां पर मान लीजिए कि आज नवंबर में लास्ट वेतन हुआ है, दिसंबर 22 तारीख को, उसके बाद सही समय पर श्रमिकों का वेतन भी नहीं हो रहा है। लेकिन बाकी ट्रेड यूनियन जहां एक और हड़ताल की बात कर रहे हैं, आप लोग पर आरोप है कि आप लोग ECL की दलाली करके उनको बचाने का काम खाली कर रहे हैं और मजदूरों का इससे अहित होने वाला है। इस पर क्या बोलेंगे? आपकी पार्टी, आपकी ट्रेड यूनियन और INTUC पर यह भयंकर आरोप है कि आप लोग ECL चूंकि मजदूरों का वेतन सही समय पर नहीं दे रहा है, तो उसकी लड़ाई न लड़के आप लोग ECL का हित साध रहे हैं। आपने जो ECL के विषय में प्रश्न किया है, ये सही बात है कि ECL खराब समय से गुजर रहा है। उसमें जो ये हालत हम लोगों का हुआ है, ECL का जो हालत हुआ है, मजदूरों का वेतन समय से नहीं मिला, इसमें केंद्रीय सरकार के नीति के चलते ये हालत बना है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज मेरे पास कोयला है, सारा डिपू जो है कोयला से जाम पड़ा हुआ है। कोयला का खरीदार हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? कोयला का खरीदार इसलिए नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आप बोल रही है, उसके बाद पूरी बात सुनिए। बोलिए। केंद्रीय सरकार के गलत नीति के कारण जो हम लोगों का कोयला बिक्री नहीं हो रहा है, उसका मुख्य कारण यह है कि भारत सरकार ने NTPC, जो सबसे बड़ा हम लोगों का खरीदार था, DVC और NTPC को कोयला का ब्लॉक दे दिया और NTPC अपना कोयला उत्पादन करता है और अपने जो है थर्मल पावर में देता है। DVC भी हमारा खरीदार था ECL का, DVC को भी ब्लॉक भारत सरकार ने दिया, वो भी अपना कोयला उत्पादन करता है और देता है। मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ।
हम हमारे बंगाल के जितने थर्मल पावर हैं बंगाल के, भैया उसके एक लिए मिनट आपको रोकूंगा, एक फोन है, हम लोग एक फोन अच्छा ठीक है, फोन कट गया, बोलिए सर, बोलिए। दो स्टेट गवर्नमेंट भी ब्लॉक ले लिया है और अपना कोयला उत्पादन करता है और वह कोयला अपने थर्मल पावर में देता है, वो भी हम लोगों से कोयला लेना बंद कर दिया है। स्टेट गवर्नमेंट के कोयला लेने से हम लोगों को दो फायदा था, एक तो हम लोग कोयला देते थे और दूसरे तरफ से बिजली लेते थे, तो काम चलता था हम लोगों का, लेकिन वो भी जो है बंद हो गया है। तो ये केंद्र सरकार के गलत नीति के कारण ये दशा हुआ है और आज जो परिस्थिति खड़ा हुआ है कि हमारा कोयला बिक्री नहीं हो रहा है। नहीं, ये भैया ये आपकी एक तरह की सफाई है, लेकिन एक तरफ ये भयंकर आरोप है कि ईसीएल में कोयले में छाई मिलाकर एनटीपीसी को पत्थर में, अभी हाल ही फिलहाल 22 रैक बंकोला से गया था एनटीपीसी में, वापस आ गया। 1500 करोड़ रुपया आप लोगों का उन लोगों ने रोक कर रखा है। 850 से ऊपर एफआईआर है, पुलिस कोई तदंत नहीं कर रही है। खराब कोयला सप्लाई के चलते एनटीपीसी ने और डीवीसी ने आप लोगों का कोयला लेना बंद किया है, क्योंकि कोयले के जगह पर उसमें पत्थर और ऐस मिलाकर उनको भेजा जा रहा था, जिससे विद्युत उत्पादन में मतलब मशीनरी खराब हो रहा था। इसलिए उन लोगों ने ईसीएल का कोयला लेना बंद किया और उसके चलते, पैसा रोकने के चलते आज को ये स्थिति है, ऐसा आरोप है। इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण। बात आपका जो कहना है वो ठीक है। कहीं कहीं जो है हमारे कोयला में छाई मिलाने का रिपोर्ट आया है। नहीं, अभी तो 22 हम बता रहे हैं ना, हाँ, 22 रेक की बात नहीं है। हाँ, आपको जो रिपोर्ट है होगा। कुछ रेक गए थे, वापस ले लिया गया सीएमडी के कहने से, क्योंकि कोयला में पत्थर का मात्रा था, उसको ले आकर के फिर बछाई करके दिया है। ये तो है। और क्वालिटी, तो आप इस बात को मान रहे हैं? तो बिल्कुल क्वालिटी के चलते भी हम लोगों का नुकसान हुआ है। ओवर क्या नाम है, मतलब आपका स्टॉक दिखाने का, और उसमें जो घपले, इसको लेकर एमपी साहब ने चिट्ठी भी दिया था, आपको पता है, तो उस पर भी आप लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? उस पर सुनिए, उस पर एमपी साहब ने चिट्ठी दिया, उसका एमपी साहब जिसको चिट्ठी दिए वो कंपनी जो है इंक्वायरी कर रही होगी, उस विषय में हमको कुछ नहीं बोलना है। हमारा ये कहना है कि क्वालिटी ठीक हो। मैनेजमेंट से हम लोगों को बात भी हुई है और इसके लेकर के कारपोरेट जेसीसी की मीटिंग भी हुई थी। सीएमडी ने उस मीटिंग में अपनी पूरी बात रखी और हम लोगों ने सारा ट्रेड यूनियन एक स्वर में कहा कि आप जो है इस पर कड़ाई कीजिए और कहाँ भी गड़बड़ हो रहा है उसको आप ठीक कीजिए, यूनियन आपके साथ है। क्योंकि कंपनी के इस तरह हालत रहने से मजदूरों में एक असंतोष हुआ है। और जो 12 तारीख की बात 22 तारीख की बात कर रहे हैं, वो बात नहीं है। और कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस मेरा संगठन है, एनटीपीसी से संबंध रखता है और इसने 11 तारीख को आंदोलन किया। हर जीएम वही तो आंदोलन, दिखावे का आंदोलन है, ऐसा आरोप है। आप बोल सकते हैं दिखावे के लिए है। और उस आंदोलन के चलते 11 तारीख को रात 8 बजे मजदूरों के बैंक अकाउंट में पैसा चला गया, संडे और ओटी का पैसा काट करके। तो ये कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस पहला संगठन है जिसने आंदोलन किया इसके लेकर के। और लोग कहते हैं कि नहीं, कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस मैनेजमेंट का दलाली करता है, वैसा बात नहीं है। आज ईसीएल में 45,000 मैन पावर है, उसमें 30-31 हज़ार मेंबरशिप मेरा है। इसलिए मेरी पूरी दायित्व तो बनती है कि कंपनी ठीक से चले, मजदूरों का वेतन समय से मिले और ट्रेड यूनियन भी ठीक से चले। तो उस बात को ध्यान में रखते और कोयला चोरी भी ठीक से चले ना। कोयला चोरी की जहाँ तक बात बोल रहे हैं, तो वो
प्रशासन उसको देख रहा है। क्या देख रहा है? और 850 केस आप जो है रजिस्टर है, एफआईआर है। ठीक है, तो कोयला चोरी पर प्रशासन देख रहा है, रजिस्टर्ड है, केस है, वो भी हम लोगों को जानकारी होगा तो जरूर उस पर ही करेंगे। लेकिन हमारा प्रशासन, हमारा पुलिस उस पर एक्शन ले रही है। और कल ही मैं देख रहा था जिस तरह बीसीसीएल में लूट हो रहा है, मंत्री को भी बोलना पड़ा है। तो वो हालत ईसीएल में नहीं है, ईसीएल आज भी ठीक है। और चोरी के मामला में कहीं छिटपुट होता होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं। में ही ईडी का रेड हुआ था तो, सिंह जी के पास, और उसका रेला अपने डिस्ट्रिक्ट में भी आया था। तो बीसीसीएल जैसा ये हालत हमारी नहीं है, और हमारा प्रशासन, पुलिस उसमें लगा हुआ है। और जहाँ तक हम लोगों का दायित्व है, उस दायित्व को पालन करते हुए हम लोग भी प्रयास करते हैं कि कोयला का चोरी न हो और हमारा मजदूर खुशहाल रहे। इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग भैया लौटते हैं। अभी आपसे हम लोगों ने टीएमसी और ट्रेड यूनियन पर बात की। अभी हम लोग लौटते हैं, उसके बाद हम जामुड़िया के विधायक के रूप में और हिंदी भाषियों के नेता के रूप में आपकी भूमिका पर एक परिचर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়। लौट कर आए विज्ञापन के एक छोटे से अंतराल के बाद हमारे साथ जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह जी हैं। उनसे हमारा अगला प्रश्न है कि भैया लगभग करीब 5 साल होने लगा और 26 में निर्वाचन भी है। दोबारा आपको पार्टी क्यों टिकट देगी जामुड़िया में, और आपकी अपनी उपलब्धि क्या है जो आप लेकर जनता के पास जाएंगे? 2021 में ममता बनर्जी ने मेरे ऊपर भरोसा करके तृणमूल कांग्रेस का टिकट दिया था। आपको भी मालूम है, लगातार 44 साल सीपीएम के एमएलए वहाँ जीतते रहे, परंतु ममता बनर्जी के आशीर्वाद से 2021 में मैं वहाँ चुनाव जीता, और वो सीट 44 साल के बाद ममता बनर्जी के झोली में हमने दिया। 2021 में जो परिस्थिति थी, जामुड़िया अशांत रहता था, कुछ न कुछ छिटपुट घटनाएं होती थी, और डेवलपमेंट का काम में बाधा था। चूँकि सीपीएम के वहाँ एमएलए थे, अवेलेबल नहीं रहते थे, जनता उनको खोजती थी काम के लिए, लेकिन वो वहाँ नहीं रहते थे। सप्ताह में 1 दिन जाते थे, अपना देखते थे। परंतु हम विधायक हुए, मैंने वहाँ ऑफिस खोला, और प्रत्येक दिन मैंने ऑफिस में समय दिया, और जो भी हमारे क्षेत्र की जनता हमारे पास आती है, जो काम लेके आती है, जो मेरे लायक है, मैं उसको करता हूँ, और जनता खुश होकर के मेरे यहाँ से जाती है। दूसरी तरफ हमने 2021 के बाद डेवलपमेंट के लिए, आपको मैं बता दूं, 100 करोड़ रुपया का काम जामुड़िया में किया है। हमको तो 3 करोड़ रुपया 5 साल में फंड मिला है, हमने 3 करोड़ रुपया का काम किया है। हमने एडीडीए से लिया है, कई करोड़ रुपया का काम एडीडीए ने किया है। मैं एडीडीए के भी चेयरमैन कवि दत्त को धन्यवाद देता हूँ कि मैंने जो भी प्रपोजल भेजा उसको उन्होंने अप्रूव किया है। साथ ही साथ मैं कारपोरेशन को भी धन्यवाद देता हूँ, विधान
को भी धन्यवाद देता हूँ। विद्वान तो आपके वैसे ही काउंसिलर है। हाँ, काउंसिलर भी हैं और मेयर भी हैं। उन्होंने भी, आपको सुनकर के ताज्जुब होगा, जिस वार्ड से वो वार्ड नंबर 6 से काउंसिलर हैं, अकेले वहाँ 10 करोड़ रुपया का काम किया। जिला परिषद है, उसने काम किया। आपका पंचायत समिति, ये सब काम किया। एमपी साहब, जब हम लोग उनको एमपी बनाए तो पहले कार्यकाल में उन्होंने लगभग 2 करोड़ रुपया का काम हमारा क्षेत्र में किया, और फिर दूसरा कार्यकाल में भी उन्होंने। नहीं, मेरी ये सब काम तो हुआ काम, क्या है? ये काम जो है, जैसे 2-4 काम ऐसा बताइए। देखिए, 2-4 काम आप दिखे। हाँ, 2-4 काम आप देखिए। सड़क जो है, सड़क का काम हम लोगों ने किया है, वो दिखता है, वो दिखता है आपको। एक वहाँ जो है हॉस्पिटल की कमी थी। इंटीरियर इलाका है मेरा, वहाँ से आसनसोल रानीगंज 15-20 किलोमीटर दूर पड़ता है। इमरजेंसी तो इमरजेंसी के लिए हमारे पास हेल्थ सेंटर था, हमारी जहाँ ऑफिस है अकलपुर में। हमने डिमांड किया था कि एक हॉस्पिटल होना चाहिए। तो दीदी ने मेरी बात मान करके 30 बेड का एक हॉस्पिटल वहाँ बनवाया। हॉस्पिटल रेडी हो गया, उद्घाटन हो गया, उसमें भी काम चालू हमारा जनवरी फरवरी के अंदर ही हो जाएगा। स्टाफ का बात चल रहा है जाने के लिए। तो ये पहला काम हम लोगों ने किया। एक डिमांड जो आया था हमारे उद्योगपतियों की तरफ से कि यहाँ फायर ब्रिगेड होना चाहिए, उसमें भी अभी काम आगे बढ़ा है, उसमें भी काम शुरू हो जाएगा। ये जो काम है, बाकी सड़क, पानी की समस्या अभी है, तो पानी की लेकर के हम लोगों ने काफ़ी चर्चा किया है। डीएम से भी मेरी बात हुई, एमपी साहब से भी बात हुई, मंत्री लोगों से भी बात हुई है, दोनों से। तो उस पर भी कार्रवाई चल रही है, हम लोग प्रयास में हैं। मैं आपको याद दिला दूं, एक काम जो आपने कहा था जो नहीं हुआ, आज ही सुबह में हमको किसी ने आपका प्रोमो देखकर फ़ोन किया था कि आप विधायक जी से ज़रूर पूछिएगा, कि आपने कहा था कि दरबार डांगा से एक ब्रिज का निर्माण होगा जो बीरभूम को जोड़ेगा जमुड़िया से। चूँकि आपका जो क्षेत्र है वो इंडस्ट्रियलाइज एरिया है और उस बहुत सारे श्रमिक लोग बीरभूम से भी आते हैं, उस पर कोई काम की सूचना हम लोगों के पास नहीं है। क्या बोलेंगे आप? ये बात आपने सही कहा है कि 3 काम के लिए हमने कमिटमेंट उस समय इलेक्शन में कहा था कि भाई दरबार डांगा, यदि हम एमएलए होते हैं तो दरबार डांगा पुल का बात 5 साल हो गया। 5 साल हो गए। हमने विधानसभा में इसके लेकर के प्रश्न किया और दीदी से भी मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि देखिए, दरबार डांगा के बगल में अजय नदी पर पुल है पंडेसर में, और यहाँ पुल आप बोल रहे हैं कि ज़रूरी है, बीरभूम और बर्धमान को जोड़ने से डेवलपमेंट होगा, तो मैं करूँगी, लेकिन अभी जो है फंड का क्राइसिस है और उसमें काफ़ी पैसा लगेगा पुल बनाने में, इसलिए इस बार हम इस काम को नहीं कर पाएंगे और बाद में आप फिर इसको बात करिएगा, हम जरूर मदद करें। तो ये तो क्षेत्र के लोगों को आपको बताना चाहिए। ये तो हमने क्षेत्र के लोगों को बताया भी है और हर मीटिंग में हम बोल रहे हैं कि भाई दरबार डांगा पुल का ये स्थिति है। बार बार आप जैसे संवाददाता लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि दरबार डांगा पुल क्यों नहीं बना, आपने बोला था और उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मैं उसका सफाई दे रहा हूँ और प्रयास में रहूँगा कि यदि दोबारा जनता हमको चुन करके ले आती है तो दरबार डांगा पुल जरूर। ये दरबार डांगा से संबंधित एक और आरोप है कि वहाँ पर जो आप लोगों के कॉरपोरेशन का जो पानी का जो पीएचई है, उसमें अवैध कोयला बालू खनन के चलते उसको खतरा आ गया है, जिसके चलते एक बार जितेंद्र तिवारी वहाँ विरोध भी करने गए थे और उनको हैकल्ड भी किया गया था। माने ऐसा आरोप है कि वहाँ पर संगठित तौर पर बालू और कोयले का अवैध उत्पादन और खनन हो रहा है।
इस पर आप लोगों को क्या बोलेंगे? देखिए जिसे नगर पालिका के देखिए जल प्रकल्प पर भी खतरा ना मंडरा रहा है। देखिए, जितने बालू घाट हमारे चल रहे हैं सब वैध बालू घाट चल रहे हैं, रॉयल्टी गवर्नमेंट को मिलता है। अच्छा। अवैध बालू घाट मेरे विधानसभा में कहीं नहीं है। और ये जितेंद्र तिवारी जी बड़े नेता हैं बीजेपी के, और उन्होंने ये बात उठाया है, तो उनके पास तो और कुछ कहने का नहीं है, केवल आलोचना करना है। और कम से कम उनको अपने कार्य समय में, जिस समय एमएलए थे, मेयर थे, जिला प्रेसिडेंट थे, क्या क्या हुआ है अवैध, उसको आपके स्टूडियो में बोलने की ज़रूरत नहीं है, जनता जानती है। और उनका बात का कोई उतना महत्व हम लोग नहीं देते हैं। लेकिन ये बालू के चलते और कोयला अवैध खनन हो रहा है, ये गलत बात है। कहीं भी आज के डेट में अवैध कोयला खनन नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चीज भैया, आपने तो खुद कहीं कहीं मजबूरी में ही सही ये स्वीकारोक्ति किया है कि मतलब आपके क्षेत्र में जो कारखाने हैं वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक आरोप ऐसा रहा है कि लोकल लोगों को काम नहीं मिलता है और वो सारे लोग बाहर से लाकर वहाँ पर उनको नौकरी दिया जा रहा है। तो स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि भाई पोल्यूशन खाए हम, हमारे छाती पर कारखाना हो और हमारे बच्चे को काम न मिले और बाहर से लोग आकर लूट ले जाए और विधायक की कोई यहाँ भूमिका ना हो। इस पर आपकी स्पष्टीकरण एक जरूरी बात ऐसा है जो आपने प्रश्न किया है, एक एम्बुलेंस दे दिया, एक ये दे दिया, उससे तो नहीं होगा ना। वहाँ के रोजगार क्या क्या जो है, जो वहाँ के लोकल बच्चों का जो प्रश्न है, सही प्रश्न है कि लोकल लोगों को काम मिलना चाहिए। और आज के डेट में फैक्ट्री में बाहर के लोग नहीं आ रहे हैं, काम नाम मात्र के आ रहे हैं, कोई जो है ट्रेंड मजदूर आ रहे होंगे। ऐसे भी हम लोगों ने बार बार फैक्ट्री मालिक लोगों से बात करके बोला है कि लोकल को नहीं, वही तो कह रहा है लोगों की आपकी बात। जैसे हम पिछले कुछ दिनों पहले मैंने विधान का भी इंटरव्यू किया था, तो उसने छाती ठोकर कहा कि भाई हम तो मैथन में जो भी कारखाना डालने जा रहा है, अगर किसी महिला की ज़रूरत है तो हमारे आदमी को लेना होगा, हम बाहर के किसी को लेने नहीं। तो हर विधायक अपने अपने क्षेत्र में अपनी मनमार्जी कर रहा है, और आपके क्षेत्र में आप जब बोलने जाते हैं तो कहा जाता है कि इनका कंट्रोल कलकत्ता से है या आसनसोल से होता है। इस पर आप थोड़ा स्पष्ट बोलिए ना, वोट में आपको फिर से खड़ा होना है। ना बात ठीक है, हमने बार बार बोला है कि लोकल लोगों को ही काम देना है। और अभी जो है ये काम जो है, अब मालिक लोगों से भी मेरी बात हुई है, और ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों का बात नहीं सुनता है। हाँ, हम लोग ये देखिए, हम लोग का जो सिद्धांत है कि काम बंद करके डिमांड हम लोग हासिल नहीं करने वाले हैं। काम भी चलते रहे, डिमांड भी हमारा रहेगा, हम उनसे मांग भी करेंगे और उस पर कार्रवाई भी कराएंगे। लेकिन हम लोगों भी तय कर दिया है, हमने भी तय कर दिया है कि बाहर के लोगों को यहाँ एंट्री नहीं मिलेगा। जो हमारे लोकल लोग हैं, जो डस्ट खाते हैं, जिनका पोल्यूशन से ग्रसित हैं लोग, तो उनको चांस मिलना चाहिए। ये हमारा भी वही डिमांड है और हमने बात भी किया है और उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, और बाहर के लोगों को एंट्री हम लोग नहीं दे रहे हैं। आपके इलाके में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर वो अपने जो बायलॉज है उस हिसाब से अगर वो CSR का काम करे तो आपका जो क्या नाम है विधानसभा क्षेत्र सोने में बढ़ जाएगा, ऐसा हम लोगों को लगता है। हमने जो सर्वे करके देखा है, तो इन कंपनियों की CSR में वहाँ क्या भूमिका है? देखिए, बात ऐसा है कि जो फैक्ट्रियां हैं उसमें गवर्नमेंट का निर्देश है कि 2% आपको CSR में खर्च करना है। ईमानदारी से वो खर्च लोग नहीं कर रहे हैं। कहीं कहीं ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग भी बोलते हैं कि भाई CSR के अंतर्गत ये काम करा दो,
तो कहीं स्कूल का काम है, कहीं और कोई काम है, सड़क का काम है, मुंह में जीरा के तरह वो तो है, लेकिन जो खर्चा होना चाहिए हाँ, वो तो ये नहीं कौन हो पा रहा मजबूर है। करेगा? वो नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो और एक उसके तो वो लेकर कारखाने नौकरी नहीं देंगे, लोगों को पोल्यूशन देंगे, CSR का काम नहीं करेंगे, लेबर लॉज नहीं मानेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, इनको कंट्रोल कौन कर ना रहा है? कंट्रोल तो भाई जो सिस्टम है, हाँ, सिस्टम के मुताबिक कंट्रोल हमारी सरकार को करना है, हमको करना है। हम चूंकि एमएलए हैं, हाँ। हमारी सरकार का प्रतिनिधित्व वहाँ पर तो कर रहा है। वहाँ जो कुछ भी नहीं हो और रहा है वो नहीं उसकी हो- नैतिक जवाबदारी तो हाँ, आपकी तो हो रही बिल्कुल हमारी जिम्मेवारी है। हाँ? जिसको हमको जिम्मेवारी भली बात से जानकारी है कि हमारी जिम्मेवारी है, और कुछ काम हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ये उनका ऑप्शन नहीं है, ये उनकी मजबूरी है करना। हाँ, वो ठीक है, मजबूरी है। मैं तो बोला कि 2% उनको खर्चा करना पड़ेगा। हाँ। उसके लेकर के हम लोग काम भी बोले हैं, लिखित भी दिए हैं, तो ये चल रहा है। और मालिक लोगों से भी मेरी बात हुई है, उस पर देखें कितना कार्रवाई होता है। एक भैया प्रश्न है जो बहुत विवादास्पद भी है। आपके पुत्र प्रेमपाल सिंह पर भयंकर आरोप विरोधी दल के नेता और आपका भाजपा के जिला अध्यक्ष ने भी लगाया है, देवतनु भट्टाचार्य ने। उन पर 2-3 तरह के आरोप हैं। एक तो उनका भौकाल जो वो तैयार करते हैं, एमएलए की गाड़ी यूज़ करना, सायरन बजाना, और रानीशार मोड़ में जो घटना एक एडवोकेट के साथ हुआ है, प्रेम को घेरने की मतलब ये क्या कवायद है? मतलब इस पर आपका बात ऐसा है, सफाई चाहिए। बात ऐसा है तो प्रेम जो है मेरा लड़का है, और जमुड़िया क्षेत्र में सामाजिक कामों करता है, और चूंकि अच्छा काम कर रहा है, विरोधी दल को तो अच्छा लगेगा नहीं। और जो घटना आपने रानी सर का कहा, रानी सर की घटना में वो इन्वॉल्व नहीं था। तो आपके ही तो जिला अध्यक्ष जाकर हाँ, वो वहाँ पर लीपापोती कर हाँ, रहे वो थे। ठीक है, वो गए होंगे, हाँ। बोले होंगे, इन्वॉल्व नहीं था। हाँ। कुछ लड़के जाकर के उन्होंने वहाँ पर मारपीट हुआ था। हाँ। और मेरा एक रिश्तेदार है वहाँ, तो उसके साथ वो लोग व्यवहार खराब किया था। तो कुछ लड़के गए थे, बाद में आपको भी गाली गलौज किया था? ना, वो लोगों ने, हाँ, हमको गाली गलौज नहीं किया था। हाँ। उसके बाद ही जो ही मुझे पता चला, तो वकील साहब को बुला करके हमने कहा भाई ये तो आपस में होना नहीं चाहिए। खुद वकील साहब भी आए थे, जो उन्होंने हम लोग से भी बात करके कहा था कि नहीं, हमको कुछ नहीं कर रहा है हम। तो वो जो है उनसे बातें हुई, और अभियोग लगाना, और अच्छा जो काम करेगा उस पर तो अभियोग लगेगा ही। इस पर कोई सफाई उनको देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मतलब लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो तरीका है उससे आपके क्षेत्र के बंगाली भाषी जो मतलब वोटर है वो अच्छे नजर से नहीं देख रहे हैं। वो बात जो आप प्रेम को थोड़ा सा चेक होना चाहिए। जो बात आप बोल रहे हैं वो बात मतलब ये बिहार यूपी नहीं है, मतलब वो ठीक है, वो ऐसी बात नहीं है। और यदि ऐसी कोई बात होगी तो हम बात करेंगे। हाँ, बस एक ये आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये आरोप बार आपके सज्जनता पर किसी को सवाल नहीं है, लेकिन उसका हो सकता है कि इंटेंशन गलत ना हो, लेकिन तरीका हो सकता है ऐसा हो जा रहा है जो आलोचनात्मक है, जिसको कंट्रोल करने की अभी समय रहते जरूरत है। एक चीज़ और भैया, हम लोग समापन की ओर है, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहते हैं। आप यहाँ पर चूंकि आपने कहा कि हमको टीएमसी का चेयरमैन बनाने का फ़ायदा या नुकसान का जो हिसाब है वो आपको 2026 में देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर ये अभी आप एक चीज़ देख लीजिए, SIR हो रहा है, भयंकर तरीके से हो रहा है, और 58 लाख के करीब में नाम बाद जा रहे हैं। और जिस तरीके से विरोधी दल के लोगों ने आरोप लगाया था कि अल्पसंख्यक समुदाय का वोट कटेगा, अभी देखने में आ रहा है कि जो यहाँ पर जो प्रदेश से मतलब यूपी, बिहार और झारखंड के लोग थे, उनका ही ज़्यादा नाम कट रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो वोटर है वो अपने गांव में नेटिव में रख दिए हैं। जैसे आपका भी 2 जगह वोट का नाम आया।
तो अभी एसआईआर की स्थिति से आपको फायदा होगा ना नुकसान होगा? बात ऐसा है कि बीजेपी गवर्नमेंट सोच रही थी कि जिस तरह बिहार में हमने एसआईआर करके चुनाव जीता है वैसा ही बंगाल में भी हम चुनाव जीतेंगे। और सरकारी सारी मशीनरी, इलेक्शन कमिश्नर से लेकर के सरकार से लेकर के बीजेपी के तमाम नेता का यही धारणा था कि बंगाल में 1 करोड़ से लेकर के 1.5 करोड़ नाम कटेंगे। दावा भी किया गया था। दावा किए थे। लेकिन यहाँ जो है ममता बनर्जी के सैनिक इतने मजबूत हैं, BLA 2 जो बूथ लेवल एजेंट है मेरे, उन्होंने इतना बढ़िया काम किया BLO के साथ घर घर जा कर के कि जेन्युइन वोटर जो है हमारा छूटे ना, वो काम उन्होंने किया। सड़क पर विरोध किया और साइलेंटली जाकर काम किया। के हम लोग काम किए और काम का नतीजा ये हुआ। और विश्वास भी आकर 5 दिन सर्वे ठीक है, उनका सर्वे किए, उसमें देखे कि यहाँ अच्छा काम हुआ है, हमारे लोगों को उन्होंने बधाई भी दिया है। तो BLA 2 काम किए और जिसका नतीजा है कि 58 लाख जो बात बोल रहे हैं सही बात है कि 58 लाख नाम कटा है। और यूपी बिहार के लोग, आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत लोग यहाँ नौकरी करते थे, दुर्गापुर हो, आसनसोल हो, बरनपुर हो या कोल बेल्ट हो, रिटायर हो गए हैं, उनका भी नाम चलते आ रहा था। तो वो नाम तो बाद होना है, बिल्कुल वो बाद हुआ। लोग डेथ कर गए हैं, उनका नाम बाद हुआ। तो इस तरह जो है नाम बाद हुआ है और उससे तृणमूल कांग्रेस के सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तृणमूल कांग्रेस को फायदा हुआ इसमें। अच्छा। कि जो जेन्युइन वोटर हैं वो मौजूद रहेंगे। आप अभी कहाँ वोट देंगे? हमारा जो है, आपको मैं बता दूं, इलेक्शन कमिश्नर का काम है, लेकिन तब भी मैं बोल देता हूं आपको कि मेरा नाम, मेरा बलिया डिस्ट्रिक्ट टाउन मेरा है, घर यूपी में, और वहाँ पर वोटर लिस्ट में मेरा नाम था, यहाँ भी मेरा नाम था। चूँकि 1973 में हम सर्विस करने आ गए और नाम वही यहाँ पड़ा रहा, कभी वोट देने हम उत्तर प्रदेश गए नहीं। और यहाँ जब से वोटर हुए हैं तब से वोट यहीं देते हैं। और इसको लेकर के CPM BJP बहुत कुछ किया कि 2 जगह नाम है इनका। तो चूँकि हमारा बंगाल में नाम है, बंगाल से चुनाव भी जीते हैं, बंगाल में ही रहना है हमको, तो उत्तर प्रदेश में जो नाम था वो ऑलरेडी हमने लिख करके दे दिया, वहाँ नाम मेरा कट जाएगा। अच्छा, ठीक है। वो दे दिया। चलिए भैया, एक लास्ट प्रश्न आपसे हम करके समापन करेंगे, हम लोग के पास थोड़ा समय की मर्यादा है। आप इन सारे परिचयों के अलावा भी एक आपका परिचय है कि आप क्षत्रिय समाज के अग्रणी भी हैं और सामाजिक तौर पर आपकी अपनी प्रतिष्ठा है, लेकिन क्षत्रिय समाज को ऐसा लगता है कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण न होना समाज के साथ विश्वासघात है। देखिए, आपको पूरी जानकारी नहीं है। मैं जानकारी के लिए तो हाँ, पूरी जानकारी नहीं है। हाँ। महाराणा प्रताप का मूर्ति लगाने का काम सभी लोगों ने बैठ करके तय किया था। पार्क में वो तय किया था, वो आपका DM ऑफिस के सामने। अच्छा अच्छा। तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो वो जगह हमको चेंज करना पड़ा है। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 8 लाख रुपया का मूर्ति जयपुर में ऑर्डर दिया गया था, लेकिन मूर्ति ठीक नहीं था। जब रेडी हुआ तो ठीक नहीं था। फिर हमारे लोगों ने कहा कि भाई मूर्ति ठीक नहीं है। तो अभी जो है पीतल का मूर्ति धनबाद में बन रहा है। अच्छा। और वो महाराणा प्रताप का जहाँ स्टैचू बैठेगा, आपको मैं जगह भी बता दूं, जो काली पहाड़ी ब्रिज है, आसनसोल शहर की तरफ जाता है, ठीक ब्रिज से नीचे उतरते हैं, ग्लास फैक्ट्री है। ग्लास फैक्ट्री। हाँ, उसके सामने अच्छा जगह अलॉट हुआ है। अच्छा, ADDA से बात हुई है। ADDA से नहीं, हमारा DMC, ये आसनसोल कॉर्पोरेशन से। और
मेयर साहब भी मदद कर रहे हैं और उसके लेकर के टेंडर भी हो चुका है, उसका फाउंडेशन बनाने के लिए, सब करने के लिए। मूर्ति हमारा क्षत्रिय समाज पैसा इकट्ठा करके कर रहा है। तो ये कब तक ये हम आशा करते हैं कि फरवरी में, लास्ट फरवरी तक उद्घाटन हम लोग करते हैं। इस फरवरी तक? हाँ। नया साल में? हाँ। चुनाव से पहले ये हो चुनाव जाएगा? से पहले एकदम महाराणा प्रताप की मूर्ति लग जाएगी। चलिए ठीक है। मैं किस तरह से धन्यवाद ज्ञापन करूं, क्योंकि मतलब ऐसा है कि जब कार्यक्रम हम लोग करते हैं और जब प्रोमो चलाते हैं तो एक शंका बना रहता है कि हो सकता है कि कुछ अनप्लीजेंट सवाल के चलते कुछ लोग अवॉइड भी कर देते हैं, प्रोमो चलाकर हम लोग कार्यक्रम कर भी नहीं पाते हैं। लेकिन भैया की खासियत है कि आप कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगाइए, लेकिन वो हंस के ही जवाब देंगे। उम्मीद है हम लोग के पास जो सवाल आए थे हम लोगों ने ईमानदारी से रखने का प्रयास किया था, और जिस तरीके से उन्होंने एक सिलसिलेवार तरीके से एक एक का जवाब दिया, उसके लिए एक बार पुनः एक्सप्रेस परिवार की ओर से मैं भैया का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়।